दुखी होते हैं। घटना कोई भी हो, दुनिया का ध्यान भारत खींच रहा है। विवादों के साथ कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का पुराना रिश्ता है। अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे रहने वाले दिग्विजय सिंह ने सीबीआई को पिंजरे में कैद तोता बताए जाने पर इस बार न्यायपालिका पर ही निशाना साधा है। दरअसल पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को दाखिल करने के पहले कानून मंत्री के साथ साझा करने पर कड़ी टिप्पणी की थी। इसके बाद कानून मंत्री को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी। अब हाल में इसी मुद्दे को लेकर दिग्विजय सिंह का ताजा बयान आया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि पहले सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा गया, फिर बेंगलौर में एक केंद्रीय प्रशासनिक पंचायत ने आईबी को चिकन कहा। अब मेरा लोगों से एक सवाल है, क्या हम अपनी संस्थाओं को नीचा नहीं दिखा रहे हैं? कांग्रेस महासचिव ने संवाददाताओं से कहा, मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों की भी प्रतिक्रियाएं लें जो हमारी संस्थाओं को तोता और चिकन बता रहे हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का बयान ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कोयला आवंटन घोटाले की सुनवाई के दौरान सीबीआई को लेकर कड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने इस जांच एजेंसी को पिंजरे में कैद ऐसा तोता बताया था जिसके कई आका हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के एक विधायक खुद की सरकार के अधिकारी के रवैये से नाराज हैं। पहले भी कई बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखने के बाद विधायक जी ने एक बार फिर अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। चेतावनी ये भी दी गई है कि अगर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समग्र विकास योजना के नाम पर 100 करोड़ रुपया आवंटित किया था और इसके लिए लखनऊ नगर निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित भी किया गया था। इसके लिए विधायकों की संस्तुति पर विकास के कार्य होने थे। नगर निगम को संबंधित विधायक से विकास कार्यों की सूची लेकर उसे प्राथमिकता के आधार पर करवाना था, लेकिन 13 महीने के सरकार के कार्यकाल के दौरान केवल 25% धन ही खर्च किया गया है और बाकी बची हुई 75% रकम का उपयोग ही नहीं किया गया। हालांकि समग्र विकास योजना से विकास कार्यों के लिए विधायकों की सहमति भी प्राप्त कर ली गई थी। यही नहीं, नगर निगम को ये सभी कार्य 4 चरणों में पूरे करने थे, लेकिन अब जब अधिकारियों का रवैया विधायकों की समझ में नहीं आ रहा है तो लखनऊ के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल राजधानी का नगर निगम पहले भी सुर्खियों में रहा है। दरअसल नगर विकास मंत्री आजम खान की नाराजगी की वजह से तत्कालीन नगर आयुक्त एनपी सिंह को पद से हटाया गया था। एक बार फिर नगर आयुक्त पर विधायकों की नाराजगी ये संकेत जरूर दे रही है कि अगर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसमें कोई कड़ा कदम नहीं उठाया तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा जरूर मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस पर एक बार फिर लगा है बदनुमा दाग। जी हां, मामला लखनऊ का है, जहां क्राइम ब्रांच के कुछ दरोगाओं ने कल एक व्यापारी से 10 लाख रुपए वसूले, जिसके बाद जब एसएसपी को इस बात का पता चला तो उन्होंने मामले का संज्ञान लेते हुए क्राइम ब्रांच के 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया और 21 को लाइन हाजिर करने के आदेश दे दिए, जिन पर लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी हो। अगर वही लूटपाट करने लगे तो क्या होगा? यूं तो लखनऊ पुलिस पर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार जितना बड़ा आरोप लखनऊ पुलिस पर लगा है शायद पहले कभी नहीं लगा। लखनऊ की क्राइम ब्रांच पर गुटखा व्यापारी ने आरोप लगाया है कि 2 दिन पूर्व क्राइम ब्रांच के दरोगा और कुछ सिपाही कुर्सी रोड पर स्थित गुटखा फैक्ट्री में जबरन घुस गए और प्रतिबंधित गुटखा बनाने का आरोप लगाते हुए उनसे 20 लाख रुपए मांगने लगे। पैसे न देने पर उन्होंने आखिरकार कहा कि अगर 10 लाख रुपए नहीं दिए तो तुम्हें गुटखा समेत बंद कर देंगे। जाते समय ये धमकी सुन गुटखा व्यापारी के होश फाख्ता हो गए, जिसके बाद उन्होंने इस पूरी घटना की सूचना एसएसपी लखनऊ को दी। एसएसपी लखनऊ ने पूरे मामले की तहकीकात करने के बाद 9 पुलिसकर्मियों को जो क्राइम ब्रांच की टीम में उस वक्त मौजूद थे जब ये दबिश की गई थी, उन्हें तत्काल सस्पेंड कर दिया और 21 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। फिलहाल लखनऊ की क्राइम ब्रांच को भी भंग कर दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस चाहे मुस्तैदी और ईमानदारी की कितनी ही कस्में खा ले और आला अधिकारी इसकी इमेज सुधारने की कितनी कोशिश कर लें, लेकिन ऐसे मामले आखिरकार पुलिस का असली चेहरा आम जनता के सामने लाकर रख देते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी कौशाम्बी पहुंचे। अभिजीत मुखर्जी भरवारी कस्बे के मेहता डिग्री कॉलेज के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम में शामिल हुए।
उन्होंने इस खास मौके पर पाकिस्तान में बदली जमहूरियत से उम्मीद जताई कि वहां रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा ठीक वैसे ही की जाए जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले करोड़ों अक़लियत के लोगों की जा रही है। उन्होंने नवाज शरीफ से भी काफी उम्मीदें जताई। नवाज शरीफ ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होंगे। अभिजीत मुखर्जी ने कॉलेज परिसर के नवनिर्मित मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इस मौके पर कॉलेज के डायरेक्टर ने उन्हें शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत की प्रदेश कार्यकारिणी का पिटारा खुल गया है। उनकी नई टीम में पूर्ववर्ती सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे 3 लोगों को जगह मिली है, जिसमें प्रकाश पंत और मदन कौशिक शामिल हैं। तीरथ सिंह रावत का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को अपनी टीम में जगह दी गई है। उत्तराखंड बीजेपी की बहुप्रतीक्षित प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हो गई है। तीरथ सिंह रावत ने पार्टी मुख्यालय में इसकी घोषणा की। उनकी नई टीम में 8 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 8 मंत्री बनाए गए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और खजान दास को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत को महामंत्री, जबकि बलवंत सिंह भोरियाल को मंत्री बनाया गया है। तीरथ सिंह रावत ने पूर्व संगठन मंत्री संजय कुमार को इस बार भी बरकरार रखा है। उमेश अग्रवाल बीजेपी के मीडिया प्रभारी होंगे, जबकि सुरेश जोशी, प्रकाश सुमन ध्यानी और अनिल बनील को पार्टी का नया प्रवक्ता बनाया गया है। तीरथ सिंह रावत की नई टीम में पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी और निशंक का दबदबा साफ नजर आ रहा है। हालांकि खुद तीरथ सिंह रावत इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को ही इस टीम में जगह दी गई है। उत्तराखंड के श्रीनगर इलाके में बन रहे बांध की वजह से धारी देवी मंदिर का अस्तित्व खतरे में है। इस खतरे को भांपते हुए बीजेपी की नेता उमा भारती इलाके में अपना डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद सतपाल महाराज की माने तो मंदिर को कोई खतरा नहीं। गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज ने उल्टा बीजेपी के ऊपर दंश कसते हुए कहा कि शायद उत्तराखंड के अंदर भाजपा नेताओं की कमी हो गई है, तभी उमा भारती को धारी देवी मंदिर बचाने के लिए इंपोर्ट करना पड़ा। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि बांध की ऊंचाई बढ़ाने के साथ साथ धारी देवी पीठ की ऊंचाई भी बढ़ाई जाएगी और मंदिर के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं होगा। उमा भारती ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच सामंजस्य की कमी है, तभी धारी देवी मंदिर के ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं। लेकिन सतपाल महाराज ने उमा भारती के इन बयानों का भी खंडन कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दी है अखिलेश सरकार को बड़ी राहत। ये राहत मिली है अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट IT सिटी में। पर्यावरण कारणों से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ही इस पर रोक लगा दी थी, जो सरकार का जवाब सुनने के बाद इस रोक को वापस ले लिया गया है। अखिलेश सरकार बनते ही कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जो खुद मुख्यमंत्री के ब्रेन चाइल्ड कहे जा सकते हैं। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है लखनऊ सुल्तानपुर रोड के चक गजरिया फार्म पर बनने वाली IT सिटी का। 11 अप्रैल को इस प्रोजेक्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने झटका दे दिया था, इस पर रोक लगा दी थी। सरकार के जवाब देने तक प्रोजेक्ट को स्टे कर दिया था। सरकार ने इस मामले में साफ कर दिया है कि वो ना तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, ना ही जानवरों को इससे खतरा है, लिहाजा हाईकोर्ट ने रोक हटा दी है। याचिकाकर्ता के मुताबिक सरकार ने कोर्ट को सही बात नहीं बताई। वहीं सरकार के मुताबिक IT सिटी बनने से किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। साथ ही सरकार ने कोर्ट को बताया कि गजरिया फार्म जंगल नहीं फार्मलैंड है और ये भी भरोसा दिलाया कि सरकार जानवरों को नुकसान पहुंचने नहीं देगी। प्रोजेक्ट पर से स्टे तो हटा दिया गया है, पर याचिकाकर्ता को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय भी दिया गया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि वो सरकार की पोल खोल देगा। बहरहाल अभी तो इसे सरकार के लिए बड़ी राहत जरूर माना जा सकता है। उत्तराखंड में राजनीति के 2 धुरंधरों के बीच सियासी तनातनी इन दिनों जग जाहिर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत व नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट की। दोनों के बीच आवास को लेकर शुरू हुई तनातनी अब इस्तीफे की मांग को लेकर अटक गई है। साफ है, दोनों के बीच शुरू हुई आपसी खटपट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और वो एक दूसरे पर निशाना साधने से भी नहीं चूक रहे हैं। अजय भट्ट जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से कृषि मंत्री हरक सिंह रावत से उनकी ठनी हुई है। सूरत हाल ऐसे बन गए हैं कि दोनों एक दूसरे पर गाहे बगाहे निशाने साधने पर लगे रहते हैं। सबसे पहले यमुना कॉलोनी के R2 आवास को लेकर अजय भट्ट और हरक सिंह की ठनी। अजय भट्ट इसी आवास को में जाना चाहते थे, लेकिन पहले से यहाँ निवास कर रहे हरक सिंह ने आवास ही नहीं छोड़ा। ऐसे में उसके बाद भाटी आयोग और फिर TDC में नियुक्ति का मामला अजय भट्ट ने हरक सिंह को कई बार निशाने पर लिया। वहीं पिछले दिनों हरक सिंह ने TDC पद से इस्तीफा दिया तो अजय भट्ट ने इसे अपनी और भाजपा की जीत करार दिया।
वहीं अजय भट्ट इन दिनों नैनीताल में हैं और हरक सिंह रावत की विधायकी से इस्तीफे को लेकर याचिका दायर करने वाले हैं। लेकिन अजय भट्ट को जवाब देते हुए हरक सिंह ने साफ कर दिया है कि उन्होंने इस्तीफा किसी भी दबाव में नहीं दिया है और न ही कभी किसी के दबाव में वो काम करते हैं और जब भी कोई फैसला किया है अपने दिल की बात सुनकर किया है। वहीं हरक सिंह रावत ने साफ कर दिया है कि वो उपनल पद से भी जल्द इस्तीफा देने वाले हैं, लेकिन इससे पहले उपनल के एक्ट में बदलाव किया जाएगा। उनके अनुसार भट्ट कुछ भी बोलते रहे, लेकिन वे इन पदों से इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि निगम के अध्यक्ष के पद के रूप में कई तरीके की जिम्मेदारियां बनती थी जो मंत्री के रूप में उन्हें शोभा नहीं देती थी। उनके अनुसार जल्द ही उपनल से भी इस्तीफा देकर वहां मेजर जनरल रैंक के किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। देहरादून के सभी विभागों के कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के नदारद होने की सूचना लगातार जिला प्रशासन को मिल रही थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने अलग अलग टीमों का गठन कर पूरे जनपद के विभागों में छापेमारी की कार्रवाई की। जो अधिकारी और कर्मचारी दफ्तर में गैर मौजूद रहा, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही गई। आपको बता दें कि शासन की ओर से प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को ये नोटिस भेजा गया था कि जिले में टीमें बनाकर छापेमारी की जाए और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो कार्यालयों से नदारद रहते हैं। देहरादून में अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा ऊर्जा, जल संस्थान और तहसील जैसे विभागों में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई में कार्यालयों में नदारद और देर से पहुंचने वाले 20 से भी अधिक अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है। अलीगढ़ के अतरौली में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर 19 लाख रुपए की लूट कर आरोपी हुए फरार। वहीं पर पुलिस जांच में जुट गई। जब पेट्रोल पंप के मालिक पैसे जमा करने बैंक आए, जैसे ही बैंक के करीब पहुंचे, 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी और पैसों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। घटना से इलाके में दहशत है तो वहीं पर व्यापारियों में गुस्सा है, लेकिन सूचना मिलने पर देरी से पहुंची पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम तैयार कर दी है। मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र के सोमदत्त विहार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े हथियारों के बल पर जिला सहकारी बैंक के अंदर घुसकर 25 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। पुलिस अधिकारियों की माने तो मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र के सोमदत्त विहार स्थित जिला सहकारी बैंक में आज 4 अज्ञात बदमाशों ने प्रवेश किया, जिन्होंने हेलमेट पहन रखे थे और देखते ही देखते उन्होंने अपने तमंचे निकाल लिए और बैंक में बैठे सभी कर्मचारियों को हथियारों के बल पर रखकर बंधक बना लिया। इस दौरान बदमाशों ने सभी बैंक कर्मचारियों के मोबाइल फोन भी छीनकर तोड़ दिए और उसके बाद लूटपाट शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार बदमाश बैंक से 25 लाख रुपए की नकदी लूट कर ले गए और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क भी निकाल कर ले गए। सवाल यही है कि आखिर क्यों अपराधी घटना को अंजाम देने में कामयाब हो रहे हैं और क्या वजह है कि पुलिस इन अपराधियों पर शिकंजा कसने में नाकाम है। बाराबंकी के रामनगर इलाके में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये हादसा उस वक्त हुआ जब बारातियों को लेकर जा रही एक ट्रॉली पलट गई। घायलों में से 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। सभी घायल बारातियों को बाराबंकी के स्थानीय रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जबकि कुछ बारातियों को गंभीर हालत में सरकारी जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायलों के परिजनों का आरोप है कि जिला अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या बेहद कम है, जिसके चलते घायलों को उचित उपचार नहीं मिल पा रहा है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर तेज गति से वाहन चला रहा था, जिसके चलते ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। वाराणसी के कपसेटी थाना क्षेत्र में तंत्र विद्या के नाम पर एक साधु ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। वाराणसी के कपसेटी थाना क्षेत्र में तांत्रिक ने झाड़ फूक के नाम पर इलाज करने की बात कही तो लोगों ने अपने घर बुला लिया और झाड़ फूक करवाने लगे। फिलहाल लड़का जिसके झाड़ फूक के लिए बुलाया गया था तांत्रिक को, वो बॉम्बे में जॉब करता है और घर पर उसकी बहन के साथ तांत्रिक ने झाड़ फूक करना चालू किया और लोगों को घर के बाहर जाने के लिए कह दिया। इसी दरमियान तांत्रिक ने मौके का फायदा उठाते हुए तत्काल लड़की के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद लड़की बाहर भागी दौड़कर और उसके बाद क्षेत्रीय लोगों द्वारा तांत्रिक की जमकर धुलाई कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल तांत्रिक को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। वहीं प्रशासन को जब इस घटना की जानकारी मिली तो प्रशासन ने तत्काल तांत्रिक को हिरासत में ले लिया। 2.5 लाख की फॉरेन मेड इंडियन करेंसी को बाजार में चलाते हुए हल्द्वानी पुलिस और एसओजी ने 3 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब काठगोदाम बाजार में नकली नोट चला रहे गिरोह को पुलिस और एसओजी की टीम ने रंगे हाथ धर दबोच लिया।
पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से 2.5 लाख के नकली नोट भी बरामद किए हैं। प्रथम दृष्टया ये फॉरेन मेड इंडियन करेंसी बताई जा रही है, जो कि नेपाल या बांग्लादेश के रास्ते भारत लाई गई है। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद पता चला है कि 2 आरोपी बिहार के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी अल्मोड़ा का रहने वाला है। पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच में जुट गई है। पुलिस ने नकली नोटों का कारोबार करने वाले इन आरोपियों को सलाखों के पीछे तो भेज दिया, पर इनके आकाओं तक पुलिस के हाथ कब पहुंचेंगे ये